चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों के साथ कार्यक्रम आज का। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, पूछ रहा है, लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। ठीक है, श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए। ओके, वेरी गुड, सही आंसर है सी, फाइनल एंट्री। तो लेजर जो है उसको बोलते हैं हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि उसमें सबसे आखिरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मनोज ₹20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, पोस्टिंग विल बी मेड इन मनोज अकाउंट। तो ये आपको बताना है। बस ये ऑफलाइन का चीता पहले ही हरवाने पे लगा हुआ है। तो अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज की जर्नल एंट्री बताओ। हाँ, नहीं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज, है ना। तो आप इसको अगर मनोज के लेजर अकाउंट में पोस्ट करोगे तो कैसे पोस्ट करोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे ना बाय परचेज, और कितने रुपए लिखोगे? 16,000। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो गया? क्रेडिट साइड पे सी, मतलब 16,000 क्रेडिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3, पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज ए कॉपी ऑफ। जो अकाउंट होल्डर का पासबुक होता है वो किसकी कॉपी होता है? 4 ऑप्शंस हैं। द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक, या फिर सी द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ अकाउंट होल्डर, या डी कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑफ कस्टमर, या बी नन ऑफ द अबव। क्या होता है पासबुक? जो किसके पास होती है बुक? बैंक के पास होती है ना। सी में तो कह रहा है कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक तो हमारे पास होती है। डी में कह रहा है कैश कॉलम कैश बुक का, कैश बुक भी हमारे पास होती है। तो वो तो कॉलम नहीं होते हमारे। पासबुक तो किसके पास होती है? बुक बैंक के पास होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ऑनलाइन के कुछ चीज़ों का गलत था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय फर्म इज शोन एज। बताइए जी, बैंक स्टेटमेंट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो वो शो होगा एज। क्यों? रीज़न भी दो। वेरी गुड। तो ऑनलाइन के कुछ चीज़ों का गलत। वेरी गुड। तो आज ऑनलाइन के चीते पिछड़ रहे हैं। तो इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट जो करते हैं वो कैसे शो होता है? क्रेडिट। क्योंकि बैंक जो होता है वो तो अलग तरह से करता है। वो कब क्रेडिट करता है? जब पैसा बढ़ता है। हम अपने स्टेटमेंट में कब करते हैं? अब डेबिट करते हैं जब पैसा बढ़ता है। चलो, उसके बाद नंबर 5, स्ट्रेट लाइन मेथड इज सुइटेबल फॉर एसेट्स इन विच। ए, पढ़ लिए सारे ऑप्शन, क्या है बताना। लो और हाँ, इसका मतलब बताओ। स्क्रैप वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड। ऑल ऑफ द अबव। बस तुक्के मरवा लो अपना। तो स्क्रैप वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड इन्वॉल्व का मतलब है कि जो आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है उसमें आपको अगर ऐसा बोला जाए कि 5 साल बाद इतनी, या 6 साल बाद इतनी, या 7 साल बाद इतनी, तो इसका यूज़ हम स्ट्रेट लाइन मेथड में करते हैं। WDV में इसका यूज़ नहीं करते। तो तुक्का जो है वो सही है, लेकिन तुक्का मान्य नहीं माना जाएगा। तो SLM मेथड कब इस्तेमाल करते हैं? जब रिपेयर चार्ज लो हो, जब ऑब्सोलिसेंस लो हो, और जब स्क्रैप वैल्यू में समय का यूज़ हो।
तब हम इस SLA मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर 6 नंबर 6 में कह रहा है जी, ये ऑनलाइन वालों का भी सही था, विच जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर ट्रांसफरिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड ऑन द एसेट सोल्ड फ्रॉम द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट टू द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र करके एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डालते हो, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बोलो, मुंह से बोलो। ओके, तो वेरी गुड। तो इसका मतलब आप होशियार हो। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, तो लिख लेना सही ऑप्शन डी। वेरी गुड। उसके बाद जी अगला है 7, ट्रायल बैलेंस शोज। तो ट्रायल बैलेंस में क्या शो होता है? ठीक है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है, तो लिख लेना सी। उसके बाद क्वेश्चन 8, ए मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹10,000 विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। तो आपने एक मशीन खरीदी थी 10,000 की, मतलब आपने एक एसेट खरीदा था 10,000 का, लेकिन आपने उसको गलती से रिकॉर्ड कर लिया परचेज अकाउंट में। तो ड्यू टू दिस एरर, कह रहे हैं इस गलती की वजह से, तो अब आपको अपने आप बताना है सही ऑप्शन की इस गलती की वजह से क्या होगा। तो ऑनलाइन के चीतों का भी देख लेते हैं। सागर बाबू का तो गलत है। ओके, ऑनलाइन वाले चीते ठीक है, अपना अलग भी हो सकते हैं। बताओ जी, डी डोंकी या सी कैट? बताओ रिया दीदी, आप बताओ। डी, ओके, वेरी गुड, डोंकी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो भाई, आपने कोई परचेज करी मशीन, ठीक है, आपने एसेट खरीदा 10,000 का, लेकिन आपने गलती से उसकी जगह परचेज अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया, तो इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये कौन सा एरर होता है? वेरी गुड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपको लिखवा रखा है कि ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। वेरी गुड। चलो, उसके बाद जी 9th, डैश आर क्रिएटेड इन बिजनेस फॉर रेनी डे। रेनी डे मतलब ये होता है कहावत की भाई, मतलब मुसीबत के समय के लिए। वेरी गुड, जनरल रिजर्व। तो रिजर्व टॉपिक में होता था ना एक जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब होता है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं हम अलग करते, जो भविष्य में किसी भी मतलब बुरे वक्त के लिए अलग से पैसे को निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। चलो, अब 10th में 1 by 1 डिस्कस करेंगे, देखते हैं कौन बच्चा होशियार है। फर्स्ट, नंबर 1 से शुरू करना है। कैश सेल्स टू राम विल बी पोस्टेड टू द डैश साइड ऑफ अकाउंट, डैश अकाउंट। कैश सेल्स टू राम, इसकी जर्नल एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो अगर आपने जर्नल एंट्री सही बताई, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसकी पोस्टिंग आप कौन से अकाउंट में किस साइड करोगे? डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, वेरी गुड। तो ये है रॉन्ग आंसर, मुबारक। हाँ, ये सही है। तो इसका सही आंसर है क्रेडिट साइड ऑफ सेल अकाउंट। हाँ, अब वो तो मैं बताऊंगा ना कि वो गलत कैसे। तो कौन बच्चा ये बताएगा कि डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट गलत कह रहा हूं मैं, लेकिन क्रेडिट साइड ऑफ सेल अकाउंट सही कह रहा हूं मैं? बताओ रिया दीदी दिमाग लगा के कि वो गलत क्यों है। मतलब एंट्री सही है, मैं ये नहीं कह रहा गलत एंट्री, जर्नल एंट्री सही है, लेकिन हम इसके पोस्टिंग के आंसर को वो नहीं लिखते।
चलो तो अब सुनो ध्यान से, ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम कौन सी बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब कैश बुक जो होता है वो अपने आप में रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल भी होता है और वो अपने आप में लेजर भी होता है। तो जो कैश अकाउंट डेबिट है वो तो आपकी कैश बुक के कैश कॉलम में डेबिट साइड पर आ जाएगा। बोलो हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? तो आप जब लेजर बनाओगे तो लेजर सिर्फ किसका बनाओगे? सेल अकाउंट का। कैश अकाउंट का लेजर नहीं बनता। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी कैश बुक के अंदर ही बना हुआ है वो तो कैश अकाउंट में वैसे कोई पोस्टिंग नहीं होती। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी कैश बुक है, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब हॉट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आपको हमेशा पोस्टिंग किसकी बतानी है? सेल की, या मतलब जो भी दूसरे वाली है उसकी बतानी है। कैश की पोस्टिंग नहीं बताते, कैश तो ऑलरेडी कैश बुक में लिखा जाता है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था। सेकंड बताओ अब जी। व्हेन मनी इज विड्रॉन, जब मनी विड्रॉ हुआ फ्रॉम द बैंक विल डैश द अकाउंट ऑफ कस्टमर। वेरी गुड, चतलाना दीदी ने भी बोला, तो इसका मतलब सही है डेबिट, ठीक है। तो ये दीदी को आता था। उसके बाद थर्ड, डिस्कार्डिंग द ओल्ड प्लांट एंड मशीन, मतलब कि बेचना, ड्यू टू न्यू इनोवेशन इज कॉल्ड। क्या बात है, स्वेतलाना दीदी को ये भी आता था, ऑब्सोलीसेंस। तो ये आपको ऑब्सोलीसेंस के मीनिंग में लिखवाया था कि जब कोई नए इनोवेशन या नए इन्वेंशन की वजह से हमारा एसेट पुराना हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीसेंस। ठीक है, तो भाई ये दोनों तो ऑनलाइन वाली चीज़ों के भी ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, ऑनलाइन वाली चीज़ तो लगे रहो, गलत नहीं बताना है कोई भी। उसके बाद फोर्थ, डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डैश पुट टू यूज एसेट। ठीक है, चलो ये तो सिंपल था क्योंकि डेप्रीसिएशन हम एसेट पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आंसर लिखते रहना फिल इन द ब्लैंक वाले बस। उसके बाद फिफ्थ, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ पोस्टिंग इन एन अकाउंट इज मेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट। वेरी गुड, तो अगर आप गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दोगे, इनकरेक्ट अमाउंट से पोस्टिंग कर दोगे तो फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। उसके बाद नंबर 6, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने कैश को बैंक से निकाला, द एंट्री इन द कैश बुक इज कॉल्ड। वेरी गुड, कॉन्ट्रा एंट्री होती है कैश बुक में। सही है, ऑनलाइन के चीतों का भी। उसके बाद 7th, डैश आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। कौन से वाले? हाँ, स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व, तो जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। तो क्लियर है यहाँ तक सबको पहले? चलो, तो ये तो थे छोटे क्वेश्चंस। फिर थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है जी, मेंशन द सब्सिडरी बुक्स इन विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द रीजन देयर ऑफ। ठीक है, तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, मेरे साथ बनाओ सॉल्यूशन कैसे करना है। आप इसको एक टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। ठीक है, पहला कॉलम तो सीरियल नंबर का हो जाएगा, दूसरा कॉलम थोड़ा सा उससे बड़ा जिसमें हम बुक का नाम लिखेंगे कि भाई ये बुक, कौन सी बुक, जो भी बुक होगी उस बुक का नाम लिखेंगे। और तीसरे कॉलम में हमें रीज़न बताना है क्यों। तो इस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है, बुक का नाम फिर रीज़न, बुक का नाम फिर रीज़न। ठीक है, इस तरह से। तो आप एक छोटा सा टैबुलर फॉर्मेट या मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है रोहित भाई, क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आज नहीं लेकिन कल करवाएंगे। अभी तो बच्चे छोटे हैं ना, 11वीं वाले, क्लास 12 के कल करेंगे। चलो जी, तो नंबर 1 से शुरू करना है। तो नंबर 1 हमारे ऑनलाइन की चीती मीनू शर्मा का गलत, रोनित गर्ग का गलत, और ऑफलाइन के चीते
मानस बाबू का भी गलत। चलो आप पढ़ लेते हैं, ये होगा वो होगा। नंबर 1 में लिखा है परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर यूज इन शॉप। बताओ कौन सी बुक में इसको रिकॉर्ड करना है और रीज़न? हाँ, क्योंकि लिख लो रीज़न, क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज करा है एसेट को, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। अगर आप क्रेडिट परचेज गुड्स का करते तब वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होता। याद है पॉइंट? अगर मैं गुड्स खरीदता हूँ क्रेडिट पर तो मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन अगर मैं एसेट खरीदता हूँ तो उसको फिर परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उसने फर्नीचर खरीदा है मानस भाई, उसने गुड्स नहीं खरीदे, ठीक है, उसने एसेट खरीदा है। तो लिखो ना आंसर। अभी ला रहा हूँ मैं नीचे से डंडा भी तुम्हारे लगाता हूँ, 2 डंडे, आंसर सारे चेक करूँगा नहीं तो मैं। लिखो अंग्रेजी जर्नल प्रॉपर बुक का नाम लिखो, रीजन में लिखो बिकॉज इट इज क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। चलो सेकंड, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। कौन सी बुक? हाँ लिखो फटाफट मानस, और रीजन दो। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। हाँ, तो आपने इसमें क्रेडिट सेल करी गुड्स की, तो इसीलिए सेल्स बुक। ठीक है जी, तो ऑनलाइन के चीतों का भी सही है सेकंड। उसके बाद थर्ड, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स। डेटर ने गुड्स रिटर्न कर दिए, वेरी गुड, सेल्स रिटर्न। और रीजन? वो उसमें क्रेडिट की भी आपको बोलने की जरूरत, बिकॉज गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर, सिंपल। तो सेल्स रिटर्न में गुड्स आर रिटर्न बिकॉज गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर। हाँ, वो तो जो रीज़न है वही लिखना है, अब उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। क्यों? इसमें स्टॉक खरीदा, हाँ स्टॉक जो होते हैं वो गुड्स ही होते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ हम परचेज बुक का इस्तेमाल करेंगे, और रीज़न? हाँ, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो हमने क्योंकि क्रेडिट पर गुड्स खरीदे तो इसीलिए इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, बिल्कुल सही। फिफ्थ, एक बच्चा पूछ रहा है सर आइसक भाई कहाँ है? आज आइसक भाई नहीं आए। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द प्रोप्राइटर, लेकिन आज आइसक भाई के मित्र आए हैं, मानस भाई, वो कैप्टन है हमारी ऑफलाइन टीम के। तो बताओ मानस भाई, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द प्रोप्राइटर ये कौन सी किताब में? क्यों, वो तो तुम सुन के बोल रहे हो। ठीक है, जर्नल प्रॉपर। तो इसका रीज़न आपको यही लिखना है कि दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। तो ये लिखो, बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। इसको आप किसी और बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि ना तो ये परचेज है, ना सेल है, ना सेल रिटर्न है, ना परचेज रिटर्न है, ना कैश है। तो इसीलिए इसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है जी नंबर 6, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। वेरी गुड, ये सिंपल हो गया। परचेज रिटर्न हमने क्योंकि गुड्स रिटर्न करे तो इसमें तो सिंपल है, गुड्स रिटर्न है ना, टू कस्टमर। नंबर 7, बिल्स एक्सेप्टेड बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम क्रेडिटर। तो हमने अपने क्रेडिटर से बिल्स एक्सेप्ट करे हैं, और रीज़न? हाँ, बिकॉज, हाँ वही सेम अंग्रेजी चेपनी है 5वें की तरह, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। इसको हम किसी भी और बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक।
उसके बाद नंबर 8 लास्ट, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। रीजन वेरी गुड, तो बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, तो इसका रीजन लिख लो, बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। चलो तो यहाँ तक मुझे बता दो भाई, यहाँ तक ओके है सब बच्चों को? तो ऑनलाइन वाले चीतों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक ओके है? चलो तो यहाँ तक तो जो थे वो मस्ती भरे सवाल थे, जिसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है स्वेतलाना दीदी, अब अगले सवालों में आपकी मेहनत होगी ज़्यादा और मेरी मेहनत कम होगी कंपैरेटिवली। चलो ओके, तो ऑनलाइन के बच्चे भी कह रहे हैं यस सर, ठीक है भैया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। ये 6 नंबर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर। चलो तो ठीक है, तो मैं और आप साथ साथ करेंगे, बस ये है मैं आपसे पूछता रहूँगा, तो डालो हेडिंग। याद है फॉर्मेट? हाँ दीदी, हाँ दीदी, क्योंकि ये तो हमने अपनी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, ये है नहीं वैसे कोई, तो कोशिश करो कि पूरा ही लिखना है। चलो मानस भाई, तुम आंखें बंद करके 10 मिनट सो जाओ, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे स्कूल में ये वाला तो आ ही नहीं रहा चैप्टर, तो तुम मुझे पता है कुछ करोगे तो हो नहीं, तो थोड़ी देर आंखें मूंद के बैठ जाओ, है ना, ताकि बाकी कक्षा ना डिस्टर्ब हो। फिर मैं तुम्हें उठा दूंगा 10 मिनट और, ठीक है? सो जाओ भी 10 मिनट। चलो तो बाकी बच्चे फॉर्मेट बनाओ, याद है फॉर्मेट सबको? चलो तो अब आपको बस बताना है 1 बाय 1, ठीक है? तो आपके साथ चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस तो है, मतलब कौन सा बैलेंस है, कहाँ लिखना है? फेवरेबल, ठीक है। तो लिखो अंग्रेजी बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है? तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब होता है प्लस आइटम वाला फेवरेबल बैलेंस। तो भाइयों बहनों ये बता दो कि अब हमें कौन सी बुक एडजस्ट करनी है? कैश बुक, ठीक है? मतलब कैश बुक कौन सा होता था? राइट हैंड होता था शायद, है ना? तो भाई कैश बुक को अब एडजस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, कैश बुक के हिसाब से सोचेंगे अब हम, ठीक है सर? चलो तो अब एक एक ट्रांजैक्शन आपसे पूछते हैं, ऑनलाइन वाले चीते भी बताएंगे भाइयों क्या करना है। तो पहला है, इसमें लिखा है जी, ए चेक फॉर 500 रुपये इशू करा इन फेवर ऑफ करण हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने चेक इशू कर दिया, यानी कैश बुक कम हो जाती थी, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, यानी पासबुक अभी भी ऊपर है, तो ऐसे चल रहे हैं हाथ। तो अब हम कैश बुक को क्या करेंगे? ये देखो राइट हैंड को देखना, हमेशा क्या करेंगे? कैश बुक को बढ़ाएंगे। हाँ, तो बढ़ाने के लिए लिख लो प्लस में, पर्टिकुलर छोड़ दो, ऐसे ही बस 500 प्लस में लिख लो, ठीक है? एक बच्चा नालायक माइनस कह रहा है, ऑनलाइन का चीता, तो वो रोहित तुम्हारा दोस्त है, मैं क्यों बताऊँ? उसके बाद चलो थर्ड, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे पता है आप गलत बता सकते हो। ए बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर अ रिबेट ऑफ 20। अब ये वैसे ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर होता है, उसका लिंक है, वो आपने पढ़ा नहीं तो आपकी गलती नहीं है, बाकी तुक्का मार देना। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक, तो मारो तुक्का, ऐड। चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ए बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर अ रिबेट ऑफ 20। पहले इतनी लाइन समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये 20 रुपये डिस्काउंट है, तो आप 700 में से 20 माइनस करो, कितना आया? 680।
तो थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो इमेजिनरी कि पासबुक जो है वो 680 रुपये कम हो गई, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड 680 कम हो गया। अब आगे की इंग्लिश पढ़ो, आगे लिखा है फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। इसका मतलब जो हमारी कैश बुक है उस कैश बुक को आपने कितना कम कर दिया, 700। तो ऐसे दोनों हाथों को अब मैं करके दिखा देता हूँ। तो पासबुक 680 नीचे चली गई लेकिन कैश बुक 700 नीचे चली गई, ठीक है। अब अपने को तो कैश बुक के हिसाब से काम करना है, तो कैश बुक को क्या करें हम 20 बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही। तो हम कैश बुक को 20 रुपये बढ़ा देंगे, तो 20 प्लस वही जो लिखा है, पर्टिकुलर में आप सेम अंग्रेजी चेप देना, और अगर थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दो तो भी चल जाएगा। चलो उसके बाद है जी नंबर 4, ए चेक फॉर 295 डिपॉजिट इन बैंक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। ये आपको सिखा रखा है कि जब भी कोई चेक वेक डिसऑनर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी पासबुक से पैसे कट गए, तो पासबुक नीचे हो गई, तो अब कैश बुक को क्या करेंगे हम नीचे ले जाएंगे, माइनस कर दो। तो 295 को माइनस कर देते हैं, माइनस, ठीक है, शौर्य ने सही बताया, ऑनलाइन का चीता। उसके बाद नंबर 5, ए सम ऑफ 800 डिपॉजिट इन द बैंक। आपने 800 रुपये बैंक में जमा करे तो कैश बुक तो 800 से ऊपर हो जाएगी, लेकिन आगे लिखा है हैज़ बीन क्रेडिटेड एज 80 इन पासबुक, लेकिन पासबुक में सिर्फ 80 ही ऊपर हुई। तो मतलब ऐसे हाथ बना देता हूँ दोनों, तो कैश बुक तो 800 ऊपर हो गई लेकिन पासबुक सिर्फ 80 रुपये ऊपर हुई है। तो अब हम कैश बुक के हिसाब से कर रहे हैं, क्या करें कैश बुक का माइनस कितना करेंगे 720 है ना, आपको तो 80 तक आना है ना, तो 720 रुपये आप माइनस कर दोगे, 720, वेरी गुड। उसके बाद नंबर 6, ये सिखाया था, लिखवाया था, सब समझाया था, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट हो गई 200 से। तो इसका मतलब होता है कि कैश बुक बढ़ी हुई है, तो अगर कैश बुक का हाथ ऊपर है पासबुक नीचे है तो 200 माइनस कर देंगे, तो 200 माइनस। उसके बाद नंबर 7 में लिखा है ए बिल रिसीवेबल फॉर 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर डिसऑनर्ड। बस हमें तो इस वर्ड से मतलब है, तो एक बिल रिसीवेबल जो था 1000 रुपये का वो डिसऑनर हो गया, मतलब पासबुक में से पैसे कट गए, बट द डिसऑनर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक अभी भी ऊपर है, माइनस कर देंगे, तो 1000 रुपये माइनस कर दो जी, बस ख़त्म हो गया। अब निकालो आंसर जल्दी से, क्या बचेगा आपका बैलेंस। चलो मानस तुम ये तो निकाल दो, कम से कम प्लस माइनस तो कर दो बाकी बच्चों की सहायता। बैलेंस एज पर पासबुक टोटल करके बैलेंस निकालो। तो टोटल मेरे ख्याल से आ रहा है 10,520 है ना, वो तो यहाँ से दिख ही रहा है। तो 10,520 में से ये माइनस कर दो सारे, कितना बचेगा, वेरी गुड, यही मुझे भी लग रहा है, 8,305 है ना, हाँ 8305 सही है, वेरी गुड। तो 8305, वेरी गुड। हेलो जी, हेलो ऑनलाइन के बच्चों को हेलो बाय। चलो तो समझ आया, मतलब आपको तो आंखें बंद करनी थी लेकिन बाकियों को क्लियर हो गया। चलो ठीक है जी। तो एक बच्चा ऑनलाइन का कह रहा है कि अगर मानस भाई को समझ आ गया तो इसका मतलब भारतवर्ष के बच्चे बच्चे को समझ आ गया। तो ये मानस भाई हमारे फेमस हो गए हैं। चलो तो मानस जी, अब ये सवाल आपको करना ही, आपके स्कूल में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13।
चलो आओ मेरे साथ, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये साथ साथ करना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक। चलो तो ये आपको सुंदर सुंदर बनाना है, मैं तो बस खाली डिस्कस करूंगा। डालो हेडिंग कैश बुक। तो याद है वैसे कैसे बनाते थे डबल कॉलम का फॉर्मेट? तो देखो मेरे साथ दीदी कैसे बनाना है। डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद कैश, फिर बैंक, उसके बाद अब राइट साइड का डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। ठीक है, तो याद है ऑनलाइन की चीज़ों को तो याद है, ऑफलाइन की चीती को याद नहीं था। तो अब देखो भाई ऑफलाइन की चीती, अब इसका नियम क्या होता है, बस आप नियम याद रखना, बाकी पूरा क्वेश्चन सिंपल। बताओ किसको याद है? डेबिट में क्या लिखना है? हाँ जी बिल्कुल सही, सिंपल भाषा में भाई कहें तो जब पैसा आया तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और अगर पैसा गया तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। बस चैप्टर ख़त्म। तो अब एक एक ट्रांजैक्शन मैं दिखाता रहूँगा, पोस्टिंग आप करना, मैं पोस्टिंग नहीं करूँगा आपके साथ, ठीक है? पोस्टिंग आपको करनी, मैं तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट डिस्कस करके बता दूँगा। चलो जी, तो आइए, तो सबसे पहले 1 मार्च, ओपनिंग बैलेंस कैश 12,000 और बैंक 36,000, कहाँ लिखेंगे? वेरी गुड, डेबिट साइड। तो कैश वाला भी डेबिट में लिख लो और बैंक वाला भी डेबिट में लिखो, और पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? टू बैलेंस BD। ठीक है, तो लिखते रहना बस फटाफट, ठीक है? जल्दी जल्दी करना सॉल्व। टू बैलेंस BD, तो शौर्य भाई का गलत, वो क्रेडिट कह रहा है। उसके बाद ठीक है जसलोव का सही। 2 मार्च, कैश्ड अ चेक फॉर 15,000 एंड पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन कैश 12,500। तो मतलब 2 ट्रांजेक्शन है, इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो पहले खाली इतने का बताओ, कैश्ड अ चेक फॉर 15,000, ये क्या है भाई? एक डेबिट बोल दो, एक क्रेडिट बोल दो, कहीं तो आ ही जाएगा। बताओ जी, कैश्ड चेक फॉर 15,000 ये क्या होता है? चलो ऑनलाइन वालों से और पूछूं, बताओ ऑनलाइन वाले चीते, कैश्ड चेक फॉर 15,000, वो भी तुम्हारे दोस्त हैं। बहुत बढ़िया, चलो तो ये सबका गलत हो गया, मज़ा आ गया। कैश्ड चेक का मतलब होता है कि आपने बैंक से पैसे निकाले। हाँ, वेरी गुड। तो एक ऑनलाइन के चीते हैं जिनका नाम है एपिक मोमेंट्स, उन्होंने सही बताया, और हर्ष ने सही बताया, मनी हीस्ट ने सही बताया कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश्ड चेक फॉर 15,000 का मतलब होता है कि आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करें। तो अब इस कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सी का सिंबल लगा के बताओ। कैश कॉलम में तो क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसे आपने, सॉरी कैश कॉलम में तो डेबिट साइड, क्योंकि आपने बैंक से पैसे निकाल लिए तो आपका कैश बढ़ गया। और बैंक कॉलम में कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये पहली बेइज्जती हो गई आपकी, बहुत अच्छा पॉइंट था। तो कैश कॉलम के डेबिट साइड में लिखना और बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड पर लिखना। ठीक है जी, क्लियर हो गया कॉन्ट्रा एंट्री? हाँ, अब आगे का बताओ। पेड सैलरीज फरवरी की कैश 12,500, तो कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये तो आपने सैलरी पे करी तो कैश में से माइनस कर दो, मतलब क्रेडिट साइड लिख दो 12,500।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, उसके बाद 4 मार्च, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आवर बैंक अकाउंट 3000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपये। तो सुनील सेठ ने डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए 3000 रुपये। हाँ, तो पोस्टिंग बताओ ना। हाँ, तो बैंक कॉलम के आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लो 3000 रुपये। बाकी डिस्काउंट का कुछ नहीं करना, वो छोड़ दो। हाँ, जर्नल कहाँ करोगे तुम, इतने खुश वो कहाँ हो। हाँ, टू सुनील, तो वो छोड़ दो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद 10 मार्च, रिसीव्ड फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर ए चेक 9500। तो हमें 10 तारीख को एक चेक मिला कस्टमर से 9500 का, लेकिन आगे लिखा है द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 12 मार्च। लेकिन डिपॉजिट करा आपने 12 मार्च को, तो पहले इतना करते हैं सॉल्व। तो अब ये बताओ 10 मार्च को कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें चेक मिला 10 मार्च को, तो बस जर्नल एंट्री करते हैं। लेकिन 12 मार्च को आपने उसको बैंक में जमा कराया, तो 12 मार्च को जमा करना पड़ेगा। तो बताओ कौन सी साइड लिखोगे? हाँ, डेबिट साइड। तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड पर लिख लो 12,500, और इसका पर्टिकुलर होता है टू चेक इन हैंड 9500। और फिर आगे वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है बैंक डेबिटेड 20 रुपये एज कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने 20 रुपये आपके खाते से काट लिए, तो इसको कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो इसको आप बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड पर लिख लो। हाँ, चेक 9500 का था, वो एक अलग कहानी, और 20 रुपये के कलेक्शन चार्जेस कट गए, वो एक अलग कहानी। ठीक है, यहाँ तक हो गई नोटिंग। उसके बाद जी 11 मार्च, गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट। गोविंद ने पैसे दे दिए ऑफ 6000 रुपये बाय चेक 5900। चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 15 मार्च। तो गोविंद ने हमें 5900 का चेक दिया 11 मार्च को, लेकिन वो हमने बैंक में जमा करा 15 मार्च को। तो 11 मार्च को हमें कुछ करना है क्या? नहीं। 15 मार्च को क्या करेंगे? बैंक में डेबिट कर देंगे। तो आप 15 मार्च को बैंक में डेबिट कर दो 5900। बाकी 100 रुपये का डिस्काउंट का हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। उसके बाद 16 मार्च, सेटल्ड रवीज अकाउंट ऑफ 8200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 रुपये का डिस्काउंट बाय गिविंग अ चेक फॉर 6000 एंड बैलेंस इन कैश। चलो, बढ़िया पॉइंट है, बताओ क्या करना है। आपने रवि के अकाउंट को सेटल कर दिया। सेटल करने का मतलब होता है पे करना। किसी को पे करने को हम कहते हैं सेटल करना। तो आपने रवि के अकाउंट को सेटल कर दिया, मतलब पे कर दिया। तो वैसे 8200 था, लेकिन 200 रुपये का डिस्काउंट था, तो कितने रुपए पे करे आपने, मतलब रवि को? 8000। लेकिन आपने पूरे 8000 चेक नहीं दिए। लिखा है गिविंग अ चेक फॉर 6000, और बचे हुए 2000 क्या दिए? कैश। तो 6000 चेक दिया और 2000 कैश दिया। तो कैसे करोगे इसको रिकॉर्ड? किस साइड करोगे रिकॉर्ड? नहीं, क्रेडिट साइड। आपने पेमेंट करी, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है आपको? क्रेडिट साइड। लेकिन बैंक में से कितना? सिर्फ 6000 और कैश में 2000। तो इसको आप ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड करें, बैंक में 6000 और कैश में 2000, क्रेडिट साइड दोनों को। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद 17 मार्च, ये तो सिंपल है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15,000 रुपये एंड एन ऑफिस टाइपराइटर फॉर वॉज परचेज्ड 12,000 रुपये एंड द बैलेंस, मतलब कि 3,000 रुपये वॉज टेकन बाय द ओनर। तो आपने बैंक से 15,000 रुपये निकाले, ठीक है जी। उसमें से 12,000 रुपये का तो आपने क्या खरीद लिया?
ऑफिस के लिए टाइपराइटर खरीद लिया, और 3,000 रुपये आप अपने घर ले गए। तो बताओ ये कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड, वेरी गुड, बैंक में से। लेकिन इसको दो पर्टिकुलर बना के लिखना है आपको। जो आपने टाइपराइटर या इक्विपमेंट खरीदा 12,000 का वो अलग, और जो आप घर उठा के ले गए 3,000 उसके लिए बाय ड्राइंग्स। तो आपको दोनों को क्रेडिट साइड पर लिखना है, लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर। 12,000 का इक्विपमेंट और 3,000 की ड्राइंग। ये क्लियर हो गया पॉइंट सबको? यहाँ तक ओके है सबका, सब बच्चों का? बोलो ना हाँ या ना। चलो अब हाँ, कुछ लोग इसको कॉन्ट्रा की तरह भी कर सकते हैं कि बैंक से निकाला, लेकिन निकाल के हम ऑफिस नहीं लाए, निकाल के हमने उस पैसे का क्या करा, इक्विपमेंट खरीद लिया और घर ले गए। अगर खाली वो रुक जाता विड्रॉ फ्रॉम बैंक तो कॉन्ट्रा होती। तो हमने बैंक से पैसा निकाला लेकिन हम ऑफिस नहीं लाए, पैसा निकाल के कहाँ चले गए, इक्विपमेंट खरीदने, और 3,000 रुपये घर ले गए। चलो तो स्वेतलाना दीदी बताओ, 18 मार्च सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 8,000। क्यों डेबिट साइड क्यों होगा? ऑनलाइन वाले चीते बताओ भाई। हाँ, रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि आपने क्रेडिट पर बेचा है, उधार में बेचा है। तो ये आपको पागल बनाने के लिए दिया था स्वेतलाना दीदी, ये ट्रांजैक्शन है ना। हाँ, ये तो जर्नल एंट्री होगी। उसके बाद 19 मार्च संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक। ये बताओ, अब संजय ने 500 रुपये के तो गुड्स वापस कर दिए, तो आपने कितने का बेचा था उसको? 8,000 का। 500 के उसने वापस कर दिए, तो कितने हो गए? 7,500। तो उसने अब 7,500 का आपको चेक दे दिया, तो अब आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसको? संजय ने आपको 7,500 रुपये का चेक दिया है। हाँ, तो आप बैंक अकाउंट के या बैंक कॉलम के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑनलाइन के चीते भी सही चल रहे हैं। उसके बाद 22 मार्च बैंक नोटिफाइज दैट, बैंक ने बताया कि संजय का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। ओ माय गॉड, अभी अभी ऊपर आपने चेक डाला था वो बाउंस हो गया, तो अब इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड। तो बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दो 7,500। और आगे और भी है, एंड बैंक डेबिटेड 20 रुपये फॉर द चार्जेस। हाँ, तो इसको भी क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड, 20 रुपये। तो दोनों मिलाकर भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप, 7,520 हम। तो यहाँ तक क्लियर है जी। उसके बाद 24 मार्च इशूड ए चेक ऑफ 3,000। आपने 3,000 का चेक इशू करा टू अशोक को एज एडवांस अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ फर्नीचर वर्थ 5,000। तो बताइए जी, आपने अशोक को 3,000 रुपये का चेक दिया है एडवांस के तौर पे, क्योंकि आपने उसको एक फर्नीचर खरीदने का ऑर्डर दिया है 5,000 का। क्रेडिट बैंक 3,000। वेरी गुड स्वेतलाना दीदी। तो हम बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड पर 3,000 लिखे। 2,000 कैश नहीं दिया, वो तो सिर्फ कहानी है भाई। मान लो हम ऑर्डर करें किसी को कि कल हम ताजमहल खरीदने वाले हैं 500 करोड़ रुपए में, तो उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं, हमने पैसे दिए थोड़ी ना। पैसे अभी तक कितने दिए? सिर्फ 3,000। तो ये आगे की कहानी तो सिर्फ ऐसी दे रखी है उसने बताने के लिए। चलो उसके बाद 25 मार्च रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न्ड चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। अरे वाह, मज़े आ गए। तो संजय से हमें वो जो चेक बाउंस हुआ था ना अभी ऊपर 22 तारीख को, और बैंक चार्जेस लगे थे 20 रुपये के,
वो पैसे संजय से हमें कैश मिल गए, मतलब हमें 7520 रुपये संजय ने पैसे दे दिए। सही, तो कैश कॉलम के डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड कर लोगे, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑनलाइन के चीतों का भी सही। उसके बाद 26 मार्च, गुड्स वर्थ 12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th। इट्स पेमेंट वॉज मेड टुडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो आपने श्याम सुंदर से सामान खरीदा 12,000 का, और आपने लेकिन 5% डिस्काउंट कट करके आज ही पैसे दे दिए, तो 5% निकालना ज़रा। तो आपने कितने रुपए दिए? 11,400 का आपने चेक दे दिया। तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसे? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि आपने पे करा है। तो बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पर लिख लो 11,400। उसके बाद जी, पेड टू मनोहर 8,000 बाय चेक, ये तो सिंपल है, ये भी क्रेडिट साइड पर बैंक कॉलम। उसके बाद कैश सेल्स अप टू द डेट 80,000, जिसमें से 60,000 आपने बैंक में जमा कर दिए। बढ़िया पॉइंट है, बताइए। तो आपने कैश सेल करी है 80,000 रुपये की, 80,000 की, जिसमें से 60,000 आपने बैंक में डाल दिए। तो इसमें एक तरीका है कि आप कॉन्ट्रा एंट्री करके भी कर सकते हो, कि पहले आप पूरा का पूरा 80 लो कैश में, और उसमें से 60 की कॉन्ट्रा एंट्री दिखा दो। और नहीं तो एक सुपर फास्ट तरीका क्या है कि आपके पास पैसा आया तो आप खाली कैश में 20 ही दिखाओ बस, और 60 को सीधा बैंक में दिखा दो। तो आप डेबिट साइड पर डायरेक्ट ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि कैश 20 और बैंक 60, तो भी बात वही बन जाएगी। तो आपको फास्ट तरीका करना है, तुम तो होशियार हो। टू सेल करा ना हमने। उसके बाद जी 30 मार्च, बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 300। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया सिक्योरिटीज पर, मतलब इन्वेस्टमेंट्स पर। घट नहीं गया, बढ़ गया। हाँ, इंटरेस्ट हमें मिलता है सिक्योरिटीज पर, कटता नहीं है। कटने वाला इंटरेस्ट तो होता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये तो इंटरेस्ट आपको बैंक ने कलेक्ट करा है, मतलब कहीं बाहर से 300 रुपये उसने खाते में डाले हैं कलेक्ट कर, हमें दिया है। वो तो तभी तो करवा रहा हूँ। समझ गए मानस भाई? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अब एग्जाम में आएगा तो कौन सी साइड लिखोगे? और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आएगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है। लास्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में जमा करवाए कितने रुपए? 10,000 नहीं कराए। कैश रिटेनिंग 10,000। अब आपको पहले अपना कैश बैलेंस निकालना है कि आपके पास कितना कैश बचा हुआ है, और उसमें से 10,000 रुपए को छोड़कर बाकी सारा पैसा आपने बैंक में जमा करवाया। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है, आपको एक क्वेश्चन में सिखाया था बहुत शिद्दत से। ठीक है, हाँ, जिसमें एक्सेस करके लैंग्वेज थी। तो इसमें बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, पर कहानी वही है कि आपके पास जितना भी कैश है उसमें से 10,000 रुपये को छोड़कर आप बाकी पैसे बैंक में जमा करेंगे। तो आप कैश का बैलेंस बताओ कि कितना आ रहा है। 2 मिनट का समय है। ऑनलाइन वाले चीते भी बताएंगे कैश का बैलेंस कितना आ रहा है उनका। हाँ, हरीश ने सही बोला, ऑनलाइन का चीता। अच्छा, मतलब वो रोकने के बाद कैश, या वैसे बोल रहे हो? तो डेबिट साइड में जो जो भी कर रखे हैं, अब जोड़ो अपने, मैंने तो सारे बता दिए थे। तो देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा। तो बस मैं सही का इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बताओ भाई, अब पता चलेगा कौन असली है कौन नकली। बताओ मानस।
कैश रिटेन मतलब ये कि 10,000 हमको छोड़ना है। अरे तुम बैलेंस बताओ ना गुरु, कैश रिटेनिंग पे लगे हुए हो। फिर वही नलायकी। तो अमित जैन का सही, ऑनलाइन का चीता, एपिक मोमेंट्स का सही, माथुर गेमिंग का सही, सीए लवर का सही, हाँ जो बच्चों के नाम है, ऑनलाइन की चीती खुशी का सही। नहीं, वो नज़दीक है काफ़ी। नहीं नहीं, तो आपका जो कैश का डेबिट साइड का जो टोटल आएगा, मैं वैसे बता देता हूँ, वो आएगा 54,520। और क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो वो आएगा 14,500। या 12 नहीं, बताता हूँ एक सेकेंड। क्यों, एक सैलरीज था 12,500 की और रवि का 2,000। अशोक को तो चेक दिया था, कहाँ है अशोक, ये रहा, इशूड अ चेक, लिखा तो है अशोक का 24 मार्च को कि बैंक में क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट साइड पे तो दो ही चीज़ें थी, 12,500 और 2,000। तो आपके कैश में पता है कितना बैलेंस बचेगा? 40,020 रुपये, ये बैलेंस बचे। तो मतलब आज आपकी जेब में इतने रुपए हैं। अब मानस भाई सुनो ध्यान से, अगर आपके मटके में 40,020 रुपए का पानी रखा हुआ है, ये टोटल, और सवाल वाला ये कह रहा है कि इस मटके में 10,000 रुपए का पानी रोक दो बस, और बाकी पानी जो है वो बैंक में जमा करवाई हो। हाँ पानी, पहले आपको अंग्रेजी समझ आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ 10,000 का पानी इस मटके में छोड़ दो और बाकी पानी बैंक में जमा करवाइए हो। तो आप बैंक में कितना पानी जमा करवाओगे? 30,020। समझ आ गई अंग्रेजी? तो बेसिकली आपको बैंक में 30,020 रुपये जमा करवाने। तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। तो एक लास्ट एंट्री की पोस्टिंग और कर लो, बैंक में डेबिट कॉलम में लिख लो 30,020 और कैश के क्रेडिट कॉलम में लिख लो 30,020। हाँ, तो ये भेजा है हमारे ऑनलाइन के चीतों ने। तो इसमें कौन जीता? ऑनलाइन के चीते, हम कहाँ। बट आपको सबको समझ आ गया स्टोरी? तो 30,020 जो है वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। बस फिर आप बैलेंस निकाल लोगे, वो मैं आंसर लिखवा देता हूँ, घर जाके मन करे तो निकाल लेना। कैश का तो 10,000 ही बचेगा, क्योंकि मटके में कितना पानी है? 10,000। बाकी बैंक कॉलम का बैलेंस लिख लो, आंसर 86,280। ये आपका फाइनल आंसर बचेगा, एक बार आप क्रॉस चेक चाहे कर लेना घर जाके। तो बैंक कॉलम का आंसर बचेगा 86,280। ओके चलो जी, तो बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले बच्चों को शाबाशी। तो जब गलत हुआ तो गलत हो, तो ये तो सही हुआ। चलो ठीक है भाइयों बहनों, समझ आ गया लेकिन सबको? चलिए जी, आखिरी प्रश्न, बस फिर सारा खेल समाप्त। आखिरी प्रश्न है जी, क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये और पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। हाँ तो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। एक कंपनी ने परचेज करा, क्या परचेज करा? मशीन फॉर ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। तो मैं ड्राइंग बना देता हूँ आपके लिए। तो 1 अक्टूबर 2015 को कंपनी ने एक मशीन खरीदी है
50,000 रुपये की। अनदर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2016। फिर कंपनी ने एक दूसरी मशीन खरीदी है, वो खरीदी है 1 दिसंबर 2016 को, तो वो भी बना देता हूँ 1 दिसंबर 2016 को, M2 10,000 की। ऑन 31 मार्च 2018 मशीन परचेज्ड इन 2015 वॉज सोल्ड। बताओ कौन सी मशीन बेची? वेरी गुड। तो कह रहा है M1 बेच दी मैंने यहाँ पे, और लिखा है M1 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5,000। तो कह रहा है 5,000 का उसमें नुकसान हो गया। ठीक है। द कंपनी चार्जेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 15%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब कौन सा? WDV। वेरी गुड। तो कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो आपको 3 वर्षों का मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलो, तो बस अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाओ, फिर मुलाकात करते हैं। हाँ, शौर्य कह रहा है सर मैंने पहले आंसर भेजा था, बाकियों ने मेरा चेप लिया। तो यहाँ पे भी यही होता है। चलो अच्छा करो। तो आपने पहले मशीन 1 खरीदी होगी, ठीक है। फिर ईयर के एंड पर उसका डेप्रीसिएशन लिखा होगा, वो आपने गलत निकाला होगा। तो ईयर के एंड पर आपका बैलेंस बच गया होगा, वो आपका गलत आ रहा होगा। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर की शुरुआत हुई, वो आपकी गलत हुई होगी। फिर सेकेंड ईयर में हमने एक मशीन और ख़रीद ली थी, M2। फिर सेकेंड ईयर के एंड में M1 और M2 का डेप्रीसिएशन आपने गलत निकाला होगा। तो M1 का आपने गलत निकाला होगा, और M2 का भी आपने गलत निकाला होगा। तो आपका सेकेंड ईयर पर बैलेंस क्या बचा होगा? ये बचा होगा। तो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो, 2 साल तक यही ठीक है आपका? ऑनलाइन वाले आप तो करते रहो अपना, ऑनलाइन वाले चीते बता दें भाई। एक बार ऑनलाइन वाले चीते बताएं हमारे कि आपका 2 वर्षों तक का यही है ढांचा, या मतलब इस तरह का ही है ढांचा? ठीक है, वेरी गुड। शौर्य का सही, खुशी का सही, जसलोक का सही, सेम ठीक है। ओके ठीक है। स्वाति, टेक्निकल, हर्ष, करण। चलो ठीक है। अब तीसरा ईयर इम्पोर्टेंट था, तो तीसरे ईयर पे चल लेते हैं। तो ऑफलाइन वाले चीते बताओ, सेल वैल्यू निकाल ली? मतलब कितने की बेची M1? क्या कह रहे हो तुम? चलो, तो इसका मतलब मानस बाबू भी तो गलत है।
भाई लॉस दे रखा है और ईयर के एंड पर बेच दी, तो डेप्रीसिएशन लिख लेते हैं पहले। M1 का और M2 का 15% 5897 और इसका 1425। ठीक है जी, बताओ सेल वैल्यू कितनी निकाली? 30। चलो तुम्हारी तो गलत, उसने लॉस दे रखा है ना, तो सेल वैल्यू सही निकालो। कौन बच्चा बताएगा सेल वैल्यू? वंश की कितनी आ रही है वंश? 28,450। वेरी गुड, बिल्कुल सही, शाबाश। तो ऑनलाइन वाले चीतो बताओ, क्या आपका यही है सेम? तो बैलेंस सीडी कितना बचा? वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ऑनलाइन वाले चीतों का लास्ट ईयर ऐसी बना। चलो बट समझ आ गया सारा खेल? सब बच्चों को क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो बस डन फॉर द डे, यही करने थे आज। हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, टारगेट कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया।